डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जैसे विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं। और यूजीसी नेट की फर्स्ट पेपर जो कि पहला दिया हुआ है यूनिट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति, उसी को आज हम अध्ययन करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो मेरिट लिस्ट बनता है, कहीं ना कहीं पेपर 1 से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसको भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए जाएंगे ताकि हमारा जो मेरिट है वो बेहतर तरीके से बने। क्वेश्चन अब छोटी छोटी बारीकी से पूछी जाती है, इसलिए हम लोग एक एक तथ्य को अध्ययन करते हुए चलेंगे, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षण अभिवृत्ति। क्या देखते हैं? शिक्षण अभिवृत्ति मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड। अभिवृत्ति का मतलब होता है पढ़ने का तरीका आपका क्या है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या कहता है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाला व्यक्ति इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान तथा कौशल को अर्जित कर लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। क्या करता है? लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। मतलब आप किस तरीके से सीखते हैं, आपका सीखने का क्या कौशल है, क्या तरीका है, और उस तरीके से आप अपना लक्ष्य, टारगेट को पूर्ति करते हैं या प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है, और जिस तरीके से, जिस कौशल से, जिस माध्यम से हम लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, और उससे क्या होता है, मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। मतलब हमारी जो मूल्य है, हमारी जो मानवीय शिक्षण है, वो विकसित होती है और समाज में बेहतर इंसान बनते हैं। जैसा हम शिक्षा लेते हैं वैसे ही शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षण की एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, मतलब अपने आप प्रक्रिया है। नैसर्गिक मतलब अपने आप जन्म लेना, जिसमें एक शिक्षक शिक्षार्थी के व्यवहार को समाज की आवश्यकताओं एवं विचारों के अनुरूप विकसित करने का प्रयास करता है। एक शिक्षक जो होते हैं, विद्यार्थियों के व्यवहार को समाज की आवश्यकता, समाज में कैसा व्यवहार आवश्यकता है, कैसा विचार की आवश्यकता है, उस चीज को विकसित करने का प्रयास करता है। कौन? एक शिक्षक। शिक्षण अभिवृत्ति दो शब्दों अर्थात शिक्षण और अभिवृत्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है एक शिक्षक में शिक्षार्थी को पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना। मतलब एक शिक्षक में शिक्षार्थियों के बीच या उसके मन में क्या ढूंढता है, उसके गुण को खोजता है। कौन सा गुण? पढ़ने और पढ़ाने का गुण। दूसरे शब्दों में शिक्षण अभिवृत्ति से तात्पर्य शिक्षण प्रदान करने की कला से है, अर्थात एक शिक्षक किस प्रारूप में अपने ज्ञान से अपने शिक्षार्थी में ज्ञान का अंतरण करता है, मतलब भरता है या डालता है, किस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाता है जिससे स्टूडेंट्स आसानी से उस शब्द को, उस भाषा को समझ सके, उसको अंतरण करता है। कक्ष के वातावरण को बेहतर बनाते हुए अन्य सभी विद्यार्थियों को अधिगम जन्य वातावरण उपलब्ध कराता है एवं भविष्य उन्मुखी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अभिवृत्ति की निर्धारित मर्यादा का पालन करता है। कहने का मतलब है, एक टीचर जो होता है शिक्षार्थी को सीखने के लिए बेहतर से बेहतर वातावरण उपलब्ध कराता है, मतलब देता है, एवं भविष्य उन्मुख लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसको अध्ययन कराता है और उसकी मर्यादाओं
या नियमों का पालन करवाते हैं। कौन? एक शिक्षक। अब कहता है शिक्षण की अवधारणा मतलब कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या क्या होता है, क्या क्या एक नियम होना चाहिए, क्या कंसेप्ट होना चाहिए, कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जिसके माध्यम से शिक्षण को बेहतर तरीके से समझा जा सके। विस्तृत रूप से शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना है। कहने का मतलब है शिक्षा या फिर शिक्षण दो तरीके से ले सकते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक उसके बारे में आगे देखेंगे, लेकिन ये जो है ना हमारे जीवन में हमेशा आते ही रहता है। किंतु संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ औपचारिक रूप में किसी शिक्षण संस्था से प्राप्त करने से है। कहने का मतलब है हम अगर एक स्कूल के अंतर्गत अगर जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको हम औपचारिक शिक्षा कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम एक सिलेबस या पाठ्यक्रम के माध्यम से सीखते हैं। लेकिन वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में अधिगम को उत्पन्न करके सिखाना है, ना कि बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना। एक समय होता था जब बच्चों को जबरदस्ती पीट के, डांट के, फटकार के उसको सिखाया जाता था, लेकिन अभी का जो शिक्षा है वो किसी भी दबाव में, किसी भी बलपूर्वक का या बल का प्रयोग किए बिना हम सभी को, एक शिक्षक को, बच्चों को सिखाना है, और यही वर्तमान शिक्षा की पद्धति है, नियम है। आगे कहता है शिक्षण का सामान्य अर्थ शिक्षा प्रदान करना। क्या है? शिक्षा प्रदान करना है, जबकि शाब्दिक अर्थ सिखाना या सीख देना होता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी को नए ज्ञान देकर शिक्षित करता है। अब विभिन्न विद्वानों द्वारा शिक्षण की परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन सभी परिभाषाओं का एक ही निचोड़ है जो सबसे बेस्ट है, उसको देख लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी के अनुसार क्या कहते हैं कि शिक्षण से मेरा तात्पर्य, मेरा अभिप्राय बच्चे या मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना। मतलब एक बच्चों में, एक मनुष्य में या उसके मन में या जो आत्मा में जो उसके गुण विद्यमान हैं, जो गुण मौजूद हैं, जो प्रवृत्ति मौजूद है, उसको विकास करना ही क्या है? शिक्षण है। कथन किनके अनुसार है? तो ये महात्मा गांधी के अनुसार। एक देख लेते हैं और रेमंड के अनुसार। रेमंड कहते हैं शिक्षण को विकास की वह प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया जा सकता है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण से अनुकूल करना सीखता है। कहने का मतलब है इनके अनुसार कि शिक्षण वह प्रक्रिया है कि वो बचपन हो या बुढ़ापा हो, भौतिक हो या सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, कुछ भी हो, वह अपने पर्यावरण से अनुकूल करके उस चीज को सीखता है, उसमें ढलता है ना। जैसे कहा जाता है ना कि बदल जाओ समय के साथ, नहीं तो बदल देगा तुमको समय। तो ये क्या होता है? मतलब समय के साथ जो परिवर्तन करके सीखते रहता है उसको शिक्षण कहते हैं। अब शिक्षण के क्या उद्देश्य रहते हैं, मतलब क्या तात्पर्य रहता है, क्या पर्पस रहता है, इस चीज को दिखाता है। राधा कृष्णन के अनुसार शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का विकास करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण कहलाती है। अगर आपने शिक्षा ले ली और ना ही अपना विकास कर रहे हैं, ना ही समाज के बारे में दो शब्द बेहतर तरीके से किसी को बताते हैं, तो वो शिक्षा नहीं कहलाएगा, वो कहीं ना कहीं आपका अपूर्ण रहता है या फिर पूर्णता नहीं कहा जा सकता है। शिक्षण के लिए उद्देश्य होना आवश्यक है। मतलब आप क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? एक अच्छा विचारधारा को अपनाने के लिए, अपने समाज को बेहतर करने के लिए, घर की स्थिति को ठीक करने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? यदि शिक्षण समाज की आवश्यकताओं एवं लक्ष्य उन्मुख नहीं होगा तो गतिशील समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। क्या कहता है? यदि शिक्षण समाज आवश्यकताओं और लक्ष्य उन्मुख नहीं होगा, मतलब
अगर हम शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं और उसमें मेरा कोई आवश्यकता नहीं है या फिर उसमें लक्ष्य मेरा अगर नहीं होगा, तो हम समाज को उस गतिशील तक नहीं ले जा पाएंगे जिसके लिए हम समाज को निर्माण करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, पर्पस क्या क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड से 4 या 5 क्वेश्चन निश्चित रहता है, कहीं कभी कभी ज़्यादा भी या अधिक भी रहती है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो रहता है ना, उसकी विशेषताओं के आधार पर 5-6 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें से 3-4 2-3 छांटना रहता है। इसलिए हम लोग एक एक तथ्य को अगर यहाँ पर बारीकी तरीके से देख के रखेंगे ताकि वहाँ पर हम लोग को ये समझ में आ जाए कि हाँ ये उसका सही उत्तर है। कहता है बालक की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक और मानवीय मूल्यों का विकास करना, जीवन शैली को व्यापक बनाना, मतलब बेहतर तरीके से जीना, ज्ञान अर्जन के अनुसार जीवन उपार्जन करना, जैसा ज्ञान मिलता है वैसे आपका जीवन उपार्जन करते हैं। बालकों में क्रियाशीलता का विकास करना तथा उन्हें क्रिया करने का अवसर प्रदान करना, बालकों या विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना तथा उन्हें सृजनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। मतलब हम एक टीचर हैं, हम एक शिक्षक हैं, तो हम क्या करेंगे, बच्चों के बीच में सृजनात्मक मतलब बनाने का क्षमता को विकास करेंगे तथा उस सृजन करने के बाद मतलब विकास मतलब जन्म देने के बाद या फिर उसका थिंकिंग को डेवलप करने के बाद उसको हम प्रेरित करके रखेंगे। ये होता है एक बेहतर टीचर या शिक्षक का पहचान। अब शिक्षण जो होता है उसका स्तर पढ़ेंगे। मुख्यतः 3 प्रकार से शिक्षण का स्तर होता है, अब उसी को हम लोग देखने वाले हैं। क्या कहता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षा का क्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप देखा जाता है। आपका क्या व्यवहार है, आपका क्या क्रिया है, इस चीज़ को देखा जाता है। शिक्षक इस प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। एक टीचर जो रहते हैं वो बेहतर से बेहतर शिक्षा या प्रभावी इफेक्टिव पूर्ण एजुकेशन देने का प्रयास करता है, जिसमें कि छात्र आसानी से ज्ञान अर्जन कर सके, मतलब बेहतर तरीके से उसको समझ सके, आसानी से समझ सके, व्यवहार एवं व्यक्तित्व में सुधार कर सके। यहाँ प्रभावी शिक्षा शिक्षण के स्तर को दिखाती है, अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया से शिक्षण कार्य का स्तर क्या होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब एक बच्चा है तो हम बच्चे के स्तर का उसको ज्ञान देंगे, ना कि हायर एजुकेशन देंगे, क्योंकि शिक्षण का उचित स्तर ही प्रभावी शिक्षण हो सकता है। कुछ कुछ पेरेंट्स को हम देखते हैं, वो कहते हैं कि आप मेरे बच्चों को भारी भारी शब्द दीजिए, भारी भारी क्वेश्चन दीजिए। तो भारी भारी वही होता है जब आपका एज, आपका जो योग्यता रहता है उसके आधार पर दिया जाता है, क्योंकि हर का एक लेवल होता है, एक स्टेज होता है और उसी के स्टेज के आधार पर हम लोग सीखते चले जाते हैं। ठीक है, आगे कहता है यह शिक्षक की योग्यता अधिगम अनुभवों की प्रकृति, शिक्षण अधिगम वातावरण, परिस्थितियां आदि कारकों पर निर्भर करता है। अतः शिक्षा के स्तर को निर्धारित करने के विद्वानों एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने 3 स्तर निर्धारित किए हैं जो निम्न प्रकार है। और यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक यूजीसी नेट में पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। पहला कहता है स्मृति स्तर, है ना, मतलब स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षा व्यवस्था। इसके कौन है मॉडल, तो हर्बर्ट, इसके संस्थापक कौन है, हर्बर्ट, ये याद रखेंगे। दूसरा आता है बोध स्तर, जिसको समझ स्तर भी कहते हैं, और इसके जो संस्थापक है वो है मॉरिसन, शिक्षण मॉडल बनाते हैं। चिंतन स्तर या विचारात्मक स्तर की शिक्षा व्यवस्था हंट शिक्षण मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं पहला स्मृति स्तर, जिसको हम स्मरण शक्ति भी कहते हैं, इसके संस्थापक कौन है, हर्बर्ट है। यह शिक्षण अभिवृत्ति की प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है, मतलब सबसे छोटा या फिर एकदम निम्न स्तर का है। इसमें शिक्षण का कार्य केवल स्मृति पर निर्भर करता है, मतलब एक छोटा बच्चा जो हम जबरदस्ती रट्टा मरवाते हैं इस स्तर का है। अर्थात इसमें शिक्षण एवं छात्र दोनों ही सबसे निम्न मानसिक धरातल पर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करता है, अतः इसे स्मृति स्तर का शिक्षण भी कहा जाता है।
ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी इस चीज़ को समझ रहे होंगे, और कहीं अगर दिक्कत होता है तो ज़रूर आप कमेंट करें ताकि और बेहतर तरीके से इस चीज़ को बताया जा सके। आपके कमेंट से ही बेहतर वीडियो और बेहतर पढ़ाने की शैली को बढ़ाया जा सकता है। स्मृति स्तर के शिक्षण के निष्पादन का बुद्धि से यह सहसंबंध नहीं होता है, मतलब आपके पास बुद्धि से उसको नहीं किया जा सकता है। स्मृति स्तर, स्मृति का मतलब होता है याद करना, ठीक है, परंतु इस स्तर के शिक्षण से बौद्धिक व्यवहार के विकास में सहायता करता है। अगर अब हम याद कर लेते हैं, हम एक छोटे बच्चे हैं और उसको हम रटा करके याद कर लेते हैं, तो धीरे धीरे उसमें बौद्धिक व्यवहार में ना विकास होने लगता है। इस स्तर की शिक्षण अधिगम का उद्देश्य दी गई विषयों सामग्री को रट लेना होता है। इसमें छात्र बिना सोचे समझे विषय सामग्री को रटते हैं। यहाँ बौद्धिकता का स्तर काफ़ी निम्न होता है, इसलिए इस स्तर पर उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब छोटी से छोटी चीज़ को यहाँ पर दिमाग नहीं लगाया जाता, उसको रटवाया जाता है। जैसे एक बच्चे को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम बोलेंगे ए फॉर एप्पल, है ना, क्या होता है बेटा, ए फॉर एप्पल, तो वो नहीं सोचेगा कि ये एप्पल मतलब क्यों रटवाया जा रहा है, क्योंकि ए फॉर एप्पल होता है, उसका स्पेलिंग याद करवा देंगे, ठीक है। अब आगे है, यह स्तर अन्य विचारमान स्तरों के लिए आधारशिला प्रदान करता है, मतलब बेसिस होता है, बेसिक होता है। स्मृति स्तर के शिक्षण में संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम तथा अनुक्रिया पर महत्व दिया जाता है। प्रश्न उत्तरी विधि इसमें कोई महत्व नहीं रखती। स्मृति स्तर के प्रारूप और अधिगम अधिक स्पष्ट करने के लिए स्मृति स्तर के मॉडल के प्रारूप का वर्णन निम्नलिखित है, ठीक है। अब क्या कहता है, स्मृति स्तर के शिक्षण का मॉडल, है ना, इसका क्या क्या मॉडल रहता है। सबसे पहले जो है वो स्मृति स्तर के शिक्षण के मॉडल का वर्णन हॉर्बट ने किया, इसको तो बिल्कुल भूलना नहीं है। इस मॉडल के प्रारूप का वर्णन 4 पक्षों में किया गया है। मतलब पहला क्या होता है, एम मतलब उद्देश्य या फिर पर्पस कर सकते हैं। पहला कहता है स्मृति स्तर के उद्देश्य छात्रों को निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करना है। पहला, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यय स्मरण करना, मतलब दोबारा स्मरण करवाना, सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यय स्मरण करना और पुनः प्रस्तुत करना, मतलब बार बार किसी भी चीज को करवाना। अब दूसरा पॉइंट आता है इसका स्ट्रक्चर या फिर संरचना, उसका कैसे संरचना होती है, कैसी बनावट होती है, इस चीज को दिखाता है रहता है। हर्बर्ट ने शिक्षण अभिक्रिया में प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया है। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली स्मृति स्तर के शिक्षण को संरचना का प्रारूप प्रदान करती है। हर्बर्ट के 5 सोपान इस प्रकार हैं। पहला, तैयारी करना, कोई भी चीज़ करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं, योजना बनाते हैं। शिक्षक पाठ्य वस्तु के सार्थक विचारों को अपने चेतन मस्तिष्क में लाता है और छात्रों को उन तथ्यों के लिए अनुभव प्रदान करता है जिससे छात्र उन तथ्यों को प्रत्यय स्मरण कर सके। इसके लिए शिक्षक को प्रस्तुति से पूर्व तैयारी करनी होती है। मान लीजिए एक टीचर हम हैं और हमको बच्चों को समझाना किसी टॉपिक पर, तो उस चीज़ का जो योजना है पहले हम बना लेंगे या फिर पहले पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब जाके क्लास में हम एंट्री मारेंगे और उस चीज़ को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना होता है। अब होता है प्रेजेंटेशन या फिर प्रस्तुतिकरण। इसमें कहता है कि शिक्षक नवीन तथ्यों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने में यह ध्यान रखा जाता है कि उसका छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित स्थापित किया जा सके। मतलब पहले जो ज्ञान बताया गया है और अभी जो नए तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्या दोनों के बीच में संतुलन या फिर तालमेल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। प्रस्तुतिकरण में छात्रों शिक्षण के कार्य सुनिश्चित होना चाहिए तथा शिक्षक को पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के प्रारूप की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है सुनिश्चितता, मतलब एकदम निश्चित होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण में पाठ्य वस्तु का रूप निश्चित होना चाहिए या होता है। बी नंबर कहता है पूर्व कथनीयता, प्रस्तुतिकरण द्वारा किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाए इस कथन पहले से ही कर लिया जाता है। ज्ञान के स्वरूप का अवलोकन, ज्ञान के विशिष्ट रूप का प्रस्तुतिकरण ऐसा हो जिसका अवलोकन हो सके, अर्थात देखा जा सके। अगला बिंदु कहता है तुलना और समरूपता,
कंपेरिजन एंड सिमिलरिटी। इसमें कहता है यदि शिक्षक प्रथम 2 सोपानों का अनुसरण भली प्रकार कर चुका है, तब छात्र नवीन तथ्यों की समानता की तुलना कर सकते हैं, नए और पुराने विचारों में संबंध भी स्थापित कर सकते हैं और उनमें सम्मिलित तथ्यों का चयन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चयन कर सकते हैं। मतलब अगर हम 2 उदाहरण से एक परिभाषा को समझा रहे तो वो उदाहरण वो कौन सा बेहतर है, उस चीज को बेहतर तरीके से अपनाया जा सकता है। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन क्या होता है? इस सोपान के अंतर्गत छात्र 2 या 2 से अधिक तथ्यों में सम्मिलित तथ्यों को बताने का प्रयास कर सकता है। उसके आधार पर कोई सिद्धांत निकाल सकता है जिसको सामान्यीकरण कहते हैं। मतलब कठिन से कठिन परिभाषा को कैसे हम सामान्यीकरण कर सकते हैं, उसको समझाएंगे हम, उस सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझाएंगे। उपयोग, एप्लीकेशन क्या कहते हैं? नवीन सीखे हुए ज्ञान, नया ज्ञान एवं सिद्धांतों का अन्य तथ्यों अथवा समस्याओं के समाधान में प्रयोग होता है। क्या? समस्याओं के समाधान में प्रयोग होता है। अतः शिक्षक को ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे छात्र सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर सके। मतलब हम ऐसी उदाहरण देंगे जिससे समाज के बीच में वो नवीन तथ्यों के साथ जुड़ी हुई हो और उस उदाहरण के माध्यम से उस चीज को बेहतर तरीके से समझाया जा सके या फिर जाना जा सके। अब सामाजिक प्रणाली क्या होता है? सामाजिक प्रणाली जिसमें समाज में होने वाले व्यवसायिक प्रक्रिया से है। शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यवसायिक प्रक्रिया है। इसमें सामाजिक व्यवस्था का विशेष महत्व ध्यान रखा जाता है। छात्र और शिक्षक इसके सदस्य होते हैं। शिक्षक का मुख्य कार्य पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण, मतलब देखना, छात्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करना तथा उनको अभिप्रेरण करना, मतलब उसको प्रेरित करना, मोटिवेशन करना। छात्र का स्थान शिक्षण में गौण होता है। यह केवल श्रोता का कार्य करता है और शिक्षक को आदर्श मानकर उसका अनुसरण करता है। मतलब जैसे टीचर बताएंगे उस चीज का बच्चों क्या करेंगे? अनुसरण करते जाएंगे या फिर उसको याद करते चलेंगे। अब मूल्यांकन, लास्ट में क्या आता है? मूल्यांकन। ये सब बिंदु मुख्य मुख्य काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। इनमें से सामाजिक प्रणाली है कि नहीं है ना, मूल्यांकन प्रणाली है कि नहीं है, तो इसको जब तक हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तब तक थोड़ा सा मुश्किल मालूम हो सकता है एग्जाम देने के समय में। अगला बिंदु कहता है मूल्यांकन प्रणाली क्या होता है? इवैल्यूएशन सिस्टम। स्मृति स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। परीक्षा में रटने की स्मृति करने वाली क्षमता पर ही अधिक बल दिया जाता है। मतलब एक छोटा बच्चा है तो उसको हम लोग मौखिक रट्टा मरवा देंगे और उसी से उसका मूल्यांकन करेंगे। इसके लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रत्यस्मरण होने वाले पदों एवं अन्य संबंधित पदों का आदि प्रयोग किया जाता है। स्मृति स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव। स्मृति स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव कहते हैं स्मृति स्तर के शिक्षण को अधिक उपादेय या प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, पुनरावृत्ति एक लय में की जानी चाहिए। मतलब अगर हम किसी बच्चों को एप्पल याद करा रहे हैं तो वो कंटिन्यू कुछ दिन तक याद कराएंगे जिससे उसके दिमाग में, मस्तिष्क में बैठ जाए। पाठ्य वस्तु को सार्थक बनाएं, मतलब जितना हो सके खेल के माध्यम से या आसानी से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। प्रत्यस्मरण तथा पुनः प्रस्तुति का अधिक अभ्यास किया जाना चाहिए। पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाए। थकान के समय शिक्षण नहीं करना चाहिए। मतलब अगर बच्चा देख रहे हैं आलस कर रहा है या फिर मन नहीं है तो उसको हम ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, समग्र पद्धति का ही प्रयोग करेंगे। मतलब जिस माध्यम से हो बेहतर तरीके से उसको प्रैक्टिकल करके समझाया जाने से बेहतर हो सकता है। शिक्षण के सभी बिंदुओं को समग्र रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए। स्मृति स्तर शिक्षण केवल तथ्यों को रटने तथा ज्ञान उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु बौद्ध तथा चिंतन स्तर के शिक्षण सहायक में भी है तथा उनके लिए आधार प्रदान करता है। मतलब यहाँ पर ये जो बौद्ध स्तर होता है, जो चिंतन स्तर जो होती है, वो शिक्षण में क्या करती है? सहायता करती है। मतलब जैसे हम एक बच्चे को अगर किसी चीज़ को याद करा रहे हैं तो जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर लेवल में जाएगा
तो उसमें थोड़ा सा बोध विकसित होगा, सोचने की क्षमता विकसित होगी। उसके बाद जैसे ही हायर एजुकेशन में जाएगा तो वो चिंतन करने लगेगा कि हाँ अगर ये होता है तो ये कैसे होता है। तो ये तो दोस्तों आज का मुख्य विषय हम सभी का, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले बिंदु पर हम पढ़ेंगे बौद्ध या फिर समझ स्तन, जो कि इसके जो प्रतिपादक है वो है मॉरिसन। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अगर आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिलने के साथ साथ और भी बेहतर नई तरीके से वीडियो लाता रहूं। और जैसे कि जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, साथ ही पीजीटी टीजीटी, ग्रामर, हिंदी, इंग्लिश जैसे विभिन्न परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए हमने इसको तैयार किया है, और उम्मीद करते हैं आप ये इसका लाभ जरूर उठा रहे होंगे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।